हिमालयी राज्य उत्तराखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए देश दुनिया में जाना जाता है। हिमालय की ऊंची पर्वत चोटियों से लेकर चीर, देवदार, बांज, बुरांश के वनों तक यहां जैव विविधता का अद्भुत खजाना है। ये वन कई वन्य जीवों का आशियाना है, तो पहाड़ में बसे गांव भी अपनी जरूरतों के लिए इन पर निर्भर करते हैं। इस अतुल्य वन संपदा के संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भी अहम भूमिका है। उत्तराखंड के कुछ युवा जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के लिए लीक से हटकर अनोखे और दिलचस्प तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। शाबाश उत्तराखंड की इसी कड़ी में हमारी टीम ऐसी ही एक युवा से मिलने जा रही है। देहरादून से करीब 75 किलोमीटर का सफर तय कर मध्य हिमालयी पर्वत श्रृंखला घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए मसूरी की पहाड़ियों से आगे हमारी टीम टिहरी में थत्यूड़ ब्लॉक के जौनपुर क्षेत्र के गांव बंगशील देवलसारी पहुंची। समुद्र तल से तकरीबन 1750 मीटर की ऊंचाई पर यहां देवदार वृक्षों का घना वन दिखाई देने लगता है। आमतौर पर देवदार 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होता है, इसीलिए यहां इस ऊंचाई पर देवदार वन को देवताओं का वन माना गया है और इस स्थान को देवलसारी देववन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पालीगढ़ की कलकल ध्वनि के बीच हम देवलसारी पर्यावरण संरक्षण एवं तकनीकी विकास समिति के संस्थापक अरुण गौर से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ियों के बीच से छोटा सा ट्रैक पैदल ही तय करना होता है। यहां आकर मानो शहर कहीं पीछे छूट गया है और देवदार के ऊंचे वृक्षों के बीच से आती सूरज की किरणें एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाती है। देवदार के विशाल ऊंचे वृक्षों के बीच चलना एक बेहद सुखद अनुभव है। अपने पहुंचने की सूचना हमने अरुण को पहले ही दे दी थी और वे पूरी गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत करते हैं। अरुण गौर प्रकृति आधारित पर्यटन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। प्रकृति और अपने घर के आसपास के पर्यावरण को जानते सीखते हुए कम उम्र में ही अरुण ने तय कर लिया था कि वे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ही काम करेंगे। खादी ग्राम उद्योग से उन्होंने मधुमक्खी पालक के तौर पर प्रशिक्षण लिया। मधुमक्खी पालन के लिए राष्ट्रीय विज्ञान परियोजना पुरस्कार भी जीता। कई किसानों को उन्होंने मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया, जिससे कई लोगों को आय का अतिरिक्त स्रोत भी मिला है। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उन्होंने देखा कि उनके साथ ही शहर में छोटी नौकरियों के तलाश में अपना खूबसूरत सा गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं। इस समस्या के समाधान के रूप में वर्ष 2014 में उन्होंने देवलसारी पर्यावरण संरक्षण एवं तकनीकी विकास समिति की स्थापना की। अपने साथियों और ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्होंने गांव में ही एक स्थायी आजीविका और संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया और समिति के माध्यम से
बर्ड वॉचिंग, बटरफ्लाई वॉचिंग, नेचर वॉक, स्थानीय व्यंजन को मिलाकर प्रकृति आधारित पर्यटन पर काम करना शुरू किया। अरुण की कड़ी मेहनत अलग अलग मंचों पर सराही जा चुकी है। उन्हें सेंचुरी एशिया, वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड समेत कई अन्य पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। अरुण ने हमें देवलसारी के बारे में काफी दिलचस्प बातें बताई हैं और अब हम इनका प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले हैं। दर्शकों, अभी हम हैं देवलसारी बंगसिल गांव में, जहां पर इको टूरिज्म रिसर्च सेंटर प्रकृति, पर्यावरण और स्वरोजगार के लिए बेहद महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अरुण प्रसाद गौड़ जी, और हम जानते हैं अरुण गौड़ जी से कि ये इको टूरिज्म कम्युनिटी बेस्ड जो इस काम को आप आगे कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षित काम कर रहे हैं, जैव विविधता को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, तो ये कैसे इसको रन किया और कब से इसको आरंभ किया? मैं बताना चाहूँगा कि 2014 में हमने इसकी स्थापना रखी थी, और वो ऐसा दौर था जब देवलसारी को बहुत ही कम लोग जानते थे। तो शुरुआत में हमने एक संस्था बनाई, देवलसारी पर्यावरण संरक्षण एवं तकनीकी विकास समिति, और हमने ये सोचा कि यहाँ के लोगों को कैसे रोज़गार से जोड़ें। अगर हमें पर्यावरण की बात करनी है तो हमें सिर्फ बातों में ही पर्यावरण को नहीं बचाना है, हमें स्वरोजगार देना होगा ग्रामीणों को, और हमने उसी पड़ाव को आगे बढ़ाया। तो शुरुआत में जो हमारा रेवेन्यू था 2014-15 में हमारा 80,000 रुपये था। बाद में अगले साल हमारा 15-16 में हमारा 1 लाख रुपए हुआ, 16-17 में इसने उस साल हमारा 7 लाख हुआ, और धीरे धीरे 2019 तक 25 लाख रुपए पर ईयर हमारा रेवेन्यू इस सेंटर से प्राप्त हुआ, जिसमें घोड़े वाला, प्रत्यक्ष रूप से घोड़े वाला, गाड़ी वाला, खाना बनाने वाले, जिनसे हम ऑर्गेनिक सामान खरीदते हैं, वो जिनकी माताओं की हमने सब्जियां लाई, जिनसे हमने सेवाएं ली, वो सब चीज़ों को किया। और एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पे आम जन समुदाय लगभग 100 से 150 लोग इससे जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से इको क्लब बनाए। 14 हमारे पास इको क्लब थे, अभी भी कुछ चल रहे हैं। इसके अलावा हमने नेचरलिस्ट की ट्रेनिंग यहाँ पे दी। आज हमारे पास 2-4 ऐसे नेचरलिस्ट हैं जो बहुत अच्छा बर्ड वॉचर, बटरफ्लाई वॉचिंग करते हैं। इसके साथ साथ हमने तितली उत्सव का भी आयोजन किया। हमने कहा एक ऐसा उत्सव हो, और वो ऐसा उत्सव था कि जो पूरे भारत में नंबर 1 पे था। अरुण जी, आप बहुत युवा हैं और आपके साथ के लोग तो तरह तरह की तैयारी कर रहे हैं। आपने पूरा इन्वायरमेंट का जो कंजर्वेशन का जो काम है, कम्युनिटी बेस आपने उसको आरंभ किया है, तो किस तरह से? और ऐसे भी बताया गया कि आप तो मौन पालन के विशेषज्ञ हैं, लेकिन आप इसको पूरे पर्यावरण को, जैव विविधता को, पूरा इकोसिस्टम को आपने स्वरोजगार से भी जोड़ा है, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए सर, शुरुआत मैंने लगभग 2011 से मेरी शुरुआत है स्वरोजगार से, अपने स्वयं से स्वरोजगार से। और अगर मैं संरक्षण की बात करूं तो 2008 से, जब मैं स्कूल में ही पढ़ता था, तब से मैं जंगल, ज़मीन और पर्यावरण की बातें करता था, और वो शुरुआत जो है अपने टीचरों से ही प्रेरणा मिली। और इससे अलावा जब मैंने शुरुआत मधुमक्खी पालन की तो मुझे शुरुआत में मैंने जो ये सेंटर बनाया था, तो ये बनाया था कि यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए लोग आएंगे, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे स्कोप है, नेचर के स्कोप है, नेचर संबंधी लिंक्ड टूरिज्म का स्कोप है, आपका हेरिटेज वॉक का स्कोप है। हम गांव को दिखा के हम रेवेन्यू ले सकते हैं, राजस्व प्राप्त कर सकते हैं, कुछ और लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। तो हमने शुरुआत यहाँ पे 2014 की इसमें स्थापना की। शुरुआत में हमने यहाँ पे पक्षी अवलोकन प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया, जिसमें हमने करीब 50 युवाओं को प्रशिक्षण दिया। और इसमें एक और मज़ेदार बात यह है कि हम वन विभाग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पहला कम्युनिटी का एक ऐसा मॉडल है जिसमें वन विभाग भी सहयोग कर रहा है और हम भी वन विभाग को सहयोग करते हैं। तो हमारे लोगों से यही अपील, अपेक्षाएं रहती है कि देखिए, हमने जब इसको शुरुआत किया तो हम आपको रोज़गार देंगे, पर आप हमारे साथ जंगल बचाने का काम करेंगे। अगर जंगलों में आग लगेगी तो आपको आना होगा, अगर जंगलों में कोई गैर वनीकी कार्य होता है तो आपको आना होगा। और वही मैं आपको कह रहा हूँ कि जब हमने इसकी शुरुआत की तो बहुत धीमी शुरुआत रही। साल का हमारा 80 लाख का पर ईयर का शुरुआत में रेवेन्यू था, लेकिन धीरे धीरे इसने एकदम से उछाल मारा, और हमारा जो अब का वर्तमान का जो रेवेन्यू है 20 से 25 लाख रुपए पर ईयर का राजस्व है, जिसमें प्रत्यक्ष से घोड़ा वाला, खच्चर वाला, गाड़ी वाला, नेचरलिस्ट, ट्रैक लीडर, सबको पैसा बढ़ता है। और बहुत अच्छा होता है कि जब लोगों के हाथ में रोज़गार जा रहा हो, पर्यावरण को दिखा के, पेड़ों को दिखा के, न कि कटा के। तो अगर दिखा के ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो पर्यावरण संरक्षण जो है स्वतः हो जाता है और ऐसी संपदाएं बचती है।
तो यहाँ पे स्कोप तो बहुत था, लेकिन उनको एक पार की नज़र से देखने की ज़रूरत थी। और इस काम में जो तितली ट्रस्ट है, वन विभाग है, उन्होंने हमारा सहयोग किया और अभी भी कर रहे हैं। और इसी के हमने जो नया जो हमने अध्याय इसमें जोड़ा, हमने 2018 से तितली महोत्सव का भी कार्य किया। अरुण जी, आपने तितली महोत्सव की बात की है और उसके आसपास जो पूरा इन्वायरमेंट जो होता है, क्योंकि तितली बहुत संवेदनशील है, तो उसके लिए आपने महोत्सव आयोजित किया। तो इसका मतलब तितलियाँ बच रही है, तो ये विचार कहाँ से आया और कब से इसको शुरू किया? तितली उत्सव का जो हमारे पास जो विचार आया, उसका मेन ये था कारण कि यहाँ पे तितलियों की 200 प्रजातियाँ हैं और बहुत ही स्पेशल बटरफ्लाई यहाँ पे होती है। तो इसका एक कारण ये है कि क्योंकि यहाँ तितलियों का जो है क्या है कि अगर मैं आपको बताऊँ, उनका जो हैबिटाइट है, अलग अलग प्रजाति के पौधे हैं जिनमें वो अंडे देते हैं। तो अगर वो पौधे आपके होस्ट प्लांट उनके जहाँ पे होंगे, वहाँ पे उनका वास होगा। तो यहाँ पे तितलियों के होस्ट प्लांट थे, उनका हैबिटाइट बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ हमने ये सोचा कि भारत का एक पहला उत्सव होगा अगर हम तितली उत्सव कर पाएँ। तो जब हमने तितली उत्सव किया शुरुआत में, तो बहुत अच्छा उसका परिणाम रहा। उस तितली उत्सव से ही हमारा 6 लाख रुपए का राजस्व हमें प्राप्त हुआ और पूरे भारत से, गोवा, बेंगलोर, यूके, बहुत अलग अलग जगह से लोग आए, अमेरिका से भी स्टूडेंट उसमें आए और हर साल ही हमारा होता है। अब तक हमने 4 तितली उत्सव का आयोजन कर दिया है और इस साल हम 5वें संस्करण में प्रारंभ करेंगे। और इस साल का जो तितली उत्सव होगा वो जून में होगा और अलग अलग तरीके की उसमें एक्टिविटी होती है, जैसे बटरफ्लाई ऑर्गेमी, बटरफ्लाई को हम कैसे अपने किचन से जोड़ें, क्योंकि किचन में जितनी भी सब्जियां आती हैं उनमें हर बटरफ्लाई का एक होस्ट प्लांट होता है। जैसे अगर हम गोभी की बात करें तो इंडियन कैबिज वाइट, इस तरीके से अलग अलग उसको कैसे जोड़ें, आप बटरफ्लाई गार्डन कैसे बनाएं, वो सारी क्रियाकलाप एक्टिविटी विशेषज्ञों को बुलाकर हम उन एक्टिविटियों को यहाँ पे करवाते हैं। बहुत सुंदर। और आप आज हमें क्या क्या दिखाने वाले हैं? तो आज हम आपको हेरिटेज वॉक, नेचर वॉक और विलेज वॉक करवाएंगे और साथ में आपको जो यहाँ के जो प्लांट है, जो जड़ी बूटियाँ हैं, जिस प्रकार से हम पर्यटक को बताते हैं, आज हम आपको उस प्रकार का आनंद आपको दिलाएंगे और प्रकृति की अनुभूति आपको कराएंगे। चले? जी बिल्कुल, चलिए। देवलसारी अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए मशहूर है। यहाँ तेंदुए और काले भालू सहित वन्य जीवों की समृद्ध संसार है। अरुण बताते हैं कि यहाँ के जंगलों में 210 पक्षी प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है। यहाँ तितलियों की 180 प्रजातियां हैं और पतंगों की लगभग 250 प्रजातियां हैं। कई प्रवासी पक्षी अपनी मीलों लंबी यात्रा के दौरान इस जगह अपना पड़ाव डालते हैं। अपने वन की अहमियत को समझते हुए स्थानीय लोग भी इसके संरक्षण के लिए आगे आ रहे हैं। इन्हीं देवदार वनों के बीच पर्यटकों के ठहरने के लिए होम स्टे भी बनाया गया है। ये एक तरह का कम्युनिटी होम स्टे है। यहाँ ठहरने वाले पर्यटकों के लिए भोजन से लेकर जंगल की सैर कराने, नेचर गाइड, बर्ड वॉचिंग गाइड जैसे कार्यों के लिए बंगशील गांव के ग्रामीण आते हैं। ये उनके लिए रोजगार का अहम जरिया बन गया है। फिलहाल अरुण हमें हेरिटेज वॉक पर ले जाने वाले हैं। चारों तरफ की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट, तितलियों की मौजूदगी के बीच रोजमर्रा के जीवन की परेशानियां कहीं पीछे छूट गई है और हम हेरिटेज वॉक के लिए आगे बढ़ गए हैं। अरुण जी, ये बताइए कि अभी हम हेरिटेज वॉक पे जा रहे हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था और इसकी विशेषता क्या है कि हेरिटेज वॉक लोग करें, आपके पास आएँ, रुकें और फिर हेरिटेज वॉक करें? मैं ये बताना चाहता हूँ कि देवलसारी जो है, जब आप आए हैं और जो लोग आते हैं उनको ये ज़रूर ध्यान होना चाहिए कि देवलसारी का नाम कैसे पड़ा, इसकी विशेषता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसी है और यहाँ पे जो महादेव का मंदिर है उसको देवलसारी से कैसा जोड़ा गया है। तो इसमें मेन विशेषता है महादेव का मंदिर, शांत वातावरण वाला जंगल, और ये ऐसा जंगल है जो मैदानी सीढ़ी नुमा खेतों में है, जिन्हें हम गांव में बोलते हैं डोखरे। तो ये डोखरे पुंगड़ों में बना हुआ जंगल है। अरुण जी, जो ये हेरिटेज वॉक है, जो आपके पास इको टूरिज्म सेंटर में लोग रुकने के लिए आते हैं, तो कितना लंबा पड़ाव है ये? हेरिटेज वॉक का मतलब होता है ऐतिहासिक
और वहाँ के स्थल की विरासत, उसकी जो उसकी मुख्य चमक है, उस चमक के बारे में जो हम बताते हैं। तो यहाँ पे जब पर्यटक आता है तो हम उन्हें, जैसे आप आए हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ की कहानियाँ, जो यहाँ पे ये जंगल जो बना है, हमारे जो पूर्वजों द्वारा जो हमें जो कहानी मिली है, उस कहानी को एक सूत्रधार में पिरोकर हम हेरिटेज वॉक, हमारा एक ब्रांड हो गया है जो हम पर्यटक को दिखा सकते हैं और उनको हम इन चीज़ों को एज ए डॉक्यूमेंट भी बता सकते हैं। इस पड़ाव में क्या क्या चीज़ें आप इनको दिखाते हैं, नेचर को, क्या क्या चीज़ें नेचर के पड़ाव के अलग किस फासले पे क्या चीज़ें हैं और किस तरह की कहानियाँ हैं? जैसे अभी अगर हम देखें इस क्षेत्र में, अगर हम देखें तो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है किसी भी पर्यटक का, कि वो कहता है कि इतने प्लेन जगह पर इतना घना जंगल देवदार का, और वो भी पहाड़ में, ऐसी जगह, यहाँ की इतिहास क्या है, ये जंगल कैसे, किसने लगाया, तो उसका हम उसमें ब्यौरा बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं। हम आगे आपको बताएंगे कि इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, ये जंगल कैसे बना, देवलसारी वन इसका नाम कैसे बना, और इसका नाम एक देव वन से भी जोड़ा जाता है, देवताओं का जंगल। तो उस जंगल को किस प्रकार से देवताओं का जंगल मानते हैं, क्या यहाँ की विशेषताएँ हैं, और साइंस जो है, विज्ञान जो है, एक प्रूफ मांगता है। प्रूफ के साथ हम आज आपको इस वॉक को कराएंगे। इस संकरे रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हमारा अगला पड़ाव कोनेश्वर महादेव मंदिर है। पहाड़ के खेतों की तरह ये वन भी सीढ़ीदार है और ऐसा लगता है कि जैसे धान की रोपाई की जाती है, वैसे ही इन देवदार वृक्षों को एक कतार में रोपा गया हो। कोनेश्वर महादेव मंदिर और देवदार वन और धान के खेतों से जुड़ी यहां एक प्रचलित लोक कथा है। घने जंगलों के बीच महादेव का यह मंदिर यहां कण कण में शंकर वाली कहावत को चरितार्थ करता दिखता है। हेरिटेज वॉक करते करते सघन देवदार के जंगलों के बीच में हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर कोणेश्वर महादेव का मंदिर है। अरुण जी, आप बताएं कि कोणेश्वर महादेव की क्या कहानी है, क्या मान्यताएं हैं, और जो ये सघन देवदार का जंगल, बहुत ही अभिभूत करने वाला जंगल है, इसकी भी कहानी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। 1000 वर्ष पूर्व की इसकी कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि ये जो वन क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसमें आप सीढ़ी नुमा जो खेत देख रहे हैं, ये खेत जो हैं, ये हमारे बंसिल गांव के खेत थे और यहाँ चवारी करके रेड राइस धान यहाँ उगता था। लेकिन समय बीतता गया, लोग धान निकालते थे और ये जो नदी थी, ये नदी नहीं थी, ये जो जुड़ा हुआ पार्ट था, यहाँ से बंसिल का पूरा ये खेत जुड़े, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और जो नदी थी ये इस तरफ थी, बाईं तरफ थी। तो यहीं से क्यारियाँ इसके सिंचित होते थे, इस नदी से। और महादेव जी यहाँ पर साधु के रूप में आए। चौकीदार और यहाँ के लोगों को उन्होंने 2 पग ज़मीन के लिए बोला कि मुझे इस तपस्या के लिए थोड़ा भूमि दे दीजिए। तो उन्होंने, अश्विन का महीना था और अश्विन के महीने क्या होता है, पहाड़ों में धान पकती है, धान की खुशबू चारों तरफ सुगंधित कर रही थी। और महादेव जी जब यहाँ पे आए, उन्होंने उनसे निवेदन किया, तो उनके निवेदन को अस्वीकार किया गया, क्योंकि उनको कहा गया कि भाई मध्य में, इस क्यारी के मध्य में जहाँ पे जवारी पक रही है, ऐसी जगह को आपको नहीं मिल सकती है, ये बहुमूल्य जगह है, बहुमूल्य संपदा है, और आप कहीं और मांगिए। तो उन्होंने हंसते हुए उनको कहा कि ठीक है, आपसे हम कल सुबह बात करेंगे, अपने चमत्कार के साथ दिखाएंगे आपको कि आपकी दीवारी जवारी होती है कि हमारी दीवारी होती है। तो जितने भी प्लांट जो राइस के थे, धान के थे, उस सारे परिवर्तित हो गए सुबह, रातों रात दीवारी में। तो जवारी से दीवारी में परिवर्तन हुए, और ये साक्ष्य है इस क्षेत्र का। अगर आप देवलसारी के जंगलों को देखेंगे, आज भी कई जगह पे आपको ऐसे दिखेंगे जैसे धान को रोपा जाता है, बिल्कुल क्रमवार ऐसे पेड़ आपको दिखेंगे, और इससे भी घना ये जंगल था। लेकिन जब बीच में सरकार द्वारा बहुत साल पहले, 50 साल पहले इनको काटा गया, तो इनकी छंटनी जब की गई, तभी थोड़ा छांटे हुए। आज भी आप देख सकते हैं कि अभी 12 से 1 बजे के बीच भी यहाँ पे धूप देखना मुश्किल हो जाता है। तो महादेव जी यहाँ पर आए, उसके बाद वो पुजारडी गांव में उन्होंने वहाँ के गौड़ परिवारों को बोला कि भाई आपको अपना प्रतिनिधित्व बताए उनको कि भाई मैं यहाँ पे कोणेश्वर महादेव हूँ। कोणेश्वर का हम एक और तरीका देख सकते हैं कि अगर आप देवलसारी में देखें, जहाँ पे इनका मंदिर जो विराजमान है, जहाँ पे ये स्वयं विराजमान है, वो कोने में है। अगर हम कोण देखें, कोण, तो यहाँ पे कोण का जो कोना है, वो कोना यहाँ पे मिलान करता है, तो इसलिए इनको कोणेश्वर महादेव भी हम इनको इस तरीके से समझ सकते हैं। इनके और जो इनके जो प्रमाण है यहाँ पे होने का, इसका एक और प्रमाण है कि देवदार के मध्य आपको इतने बड़े, ये 20 किलोमीटर का जंगल है, लेकिन आपको इसके मध्य आपको कोई और पेड़ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मंदिर के पीछे देखें तो विशाल का बांज का वृक्ष है, जो ये दर्शाता है कि जो ये मंदिर है ये स्वयं महादेव हैं, और जो बांज की जो 5 शाखाएं हैं ऊपर, शेषनाग इनके गले में, जो वासुकी नाग हैं वो इनके गले में है। हेरिटेज वॉक में हमारा अगला पड़ाव है
बंगशील गांव। पहाड़ के गांव का जीवन अलग ही होता है। यहाँ के घर, अनाज रखने के कोठार, सीढ़ीदार खेत, गांव का जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जिया जाता है। हेरिटेज वॉक करते करते हम पहुंच चुके हैं बंगशील गांव में। हम अरुण जी से जानना चाहते हैं कि बंगशील गांव की क्या खास विशेषता है और बताएंगे बंगशील गांव के बारे में। देखिए, जैसे सर हम अगर बात करें इको टूरिज्म की बात करें तो इको टूरिज्म का मेन जो पार्ट होता है वो गांव के लोगों का किस तरीके से खान पान, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की ग्रामीण परिवेश, वहाँ का वेशभूषा, उन चीज़ों को हम प्रदर्शित करते हैं और वो इच्छा रहती है लोगों की। अगर पर्यटक होटल में आ रहा है तो उसको उन चीज़ों का अनुभव नहीं मिल सकता है जो एक होम स्टे में या एक घरेलू जो पर्यावरण इको पर्यटन है उसमें जो उनको दिखता है। तो जब वो हमारे साथ आते हैं तो हेरिटेज वॉक का ये मुख्य पड़ाव होता है गांव को प्रदर्शित करना, उत्तराखंड को प्रदर्शित करना। तो यहाँ का जो खान पान है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के जो त्यौहार हैं, यहाँ के जो परिवेश है, महिलाओं की चुनौती क्या है, बच्चों का परिवेश कैसा है, किस प्रकार की शिक्षा है, किस प्रकार का गांव में उत्पादन है, चाहे वो जैविक हो, चाहे यहाँ का पारंपरिक खान पान हो, चाहे यहाँ के पारंपरिक बर्तन हो, उनसे हम रूबरू कराते हैं। साथ में यहाँ की ओखली, गुठियार, यहाँ के खेत खलियान, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगता है। जो जर्मनी से आया हुआ है, जो अमेरिका से आया हुआ है, जो साउथ से आया हुआ है, उनको हिमालय का अगर दर्शन करना है या किसी पर्यटक को अगर उत्तराखंड को देखना है तो उन्हें गाँव में जाना चाहिए। अरुण बताते हैं कि जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो किसी के खेत से सब्जी आती है, किसी के घर से दूध, इन्हें पकाने वाला रसोइया, यात्रियों का सामान ढोने वाले घोड़े खच्चर, ट्रैकिंग कराने वाला गाइड। इस तरह के पर्यटन से हर किसी को फायदा होता है। देवभूमि के लोग पर्यटकों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। पहाड़ के गांव की महिलाएं घर और खेत के कामकाज तो निपटाती ही हैं, जंगल से सूखी लकड़ियां और पशुओं के लिए चारे लाने जैसे कार्य भी करती हैं। गांव की छतों पर पशुओं के लिए सुखा कर रखे गए चारे के गट्ठर दिखाई देते हैं। गांव में अभी भी समूह की भावना काम करती है। सामूहिक रसोई से पहाड़ी व्यंजनों की खुशबू आ रही है। प्रकृति के बीच दिन भर की यात्रा के बाद अब हम पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद चखने वाले हैं। पहाड़ी बर्तन भड्डू में पकाई जाने वाली दाल का स्वाद लाजवाब है। लंबे सफर की थकान के बाद, पहाड़ी अनाजों की ताकत से भरपूर लाजवाब भोजन के बाद अब हम वापस होम स्टे में लौट आए हैं। पहाड़ियों के बीच यहाँ अच्छी ठंड है और हम अपने साथ गर्म कपड़े लाना नहीं भूले। अरुण ने यहाँ हमें कुछ देर के लिए अलाव जलाने की इजाजत दी है, लेकिन ये कुछ ही देर के लिए है ताकि रात में जीवों के जीवन में हम कोई खलल ना डालें। यही तो इस पर्यटन का उद्देश्य भी है, अपने आसपास की प्रकृति और जीवों का ख्याल रखने की भावना। देवदार के वनों के बीच हमारी अगली सुबह बेहद खुशगवार है। पक्षियों की चहचहाहट यहाँ की शांति के बीच संगीत का काम कर रही है। सुबह की धूप पहाड़ की एक ढलान पर उतर चुकी है, दूसरे छोर को अभी भी उस धूप का इंतजार है। अरुण आज हमें श्री देव सुमन तितली इको पार्क में ले जाने वाले हैं। देवलसारी क्षेत्र में ये इलाका तितलियों का बेहतरीन प्राकृतिक वास माना जाता है। यहाँ तितली उत्सव और बर्ड फेस्टिवल भी आयोजित किए जा चुके हैं। साथ ही युवाओं को यहाँ बर्ड वॉचिंग और नेचर गाइड का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अरुण के साथ आज हमें भी बर्ड वॉचिंग का मौका मिला है। उनके पास यहाँ पाई जाने वाली चिड़ियों की एक पूरी चेकलिस्ट है। चिड़ियों के इस अद्भुत संसार में आना खुद को तरोताजा करने वाला अनुभव है। अभी हम नेचर वॉक पर हैं
और मेरे साथ अरुण जी हैं। तो मैं अरुण जी, आप बताएं कि नेचर वॉक में आप क्या क्या दिखाते हैं लोगों को और कैसे इसको संरक्षित भी करते हैं, ये सब चीज़ों को आप एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, अभी हम नेचर वॉक पे है, मॉर्निंग टाइम है और आप सुन सकते हैं चिड़ियाओं की बहुत अच्छी चहचहाहट है। अभी हम हैं तितली पार्क में, श्रीदेव सुमन तितली पार्क में। इसकी स्थापना हमने 2016 में की और शुरुआत जैसे हमने आपको बताया कि मौन पालन से हुआ। मौन पालन का भी हम हनी को भी स्टोर करते हैं और उसको भी हम कम्युनिटी बेस में उसको विक्रय करते हैं। साथ में अगर हम नेचर वॉक की बात करें तो हमारे पास 180 से 190 के बीच में हमारे पास पक्षियों की प्रजातियां हैं, जिनमें बहुत ही स्पेशल पक्षी है। जैसे यहाँ पे इसी जगह पे एक पक्षी आता है, उसका नाम है फायर कैप टिट। वो अफ्रीका से चलता है और चीन की तरफ जाता है। तो हमारे यहाँ पे वो 15 से 18 मार्च के बीच में आता है। तो अगर आपको स्पेशल पक्षी को देखना है तो आपको देवलसारी 15 से 18 मार्च के बीच तक रहना होगा और आपको हमारे नेचुरलिस्ट जो हैं उनके साथ आपको उस पक्षी को देखना होगा। तो बहुत स्पेशल पक्षी है, फायर कैप टिट है। फायर कैप टिट का मतलब है उनके जो कैप है ऊपर टोपी की तरफ है, उसमें ऐसे उनके जो बाल हैं वो फायर के जैसे उनका कलर है। तो बहुत सुंदर वो पक्षी है और वो यहाँ से गुजरता है चीन के लिए। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 200 प्रजातियों की चिड़िया तितलियाँ हैं। इसके अलावा हमारे पास 400 प्रजाति के पतंगे हैं, जिसमें विशेषतः दिन में उड़ने वाला पतंगा एक्यूरा बाइफासिटा है, जो यहाँ पे 125 साल बाद गढ़वाल में देखा गया पहली बार। और उत्तराखंड में नैनीताल में देखा गया था और सिर्फ उसकी पेंटिंग थी। लेकिन हमारे पास अगर हम भारत की उत्तराखंड की बात करें तो हमारे पास बहु संख्या में उसके उड़ते भक्त की उसका साक्ष्य है और उसको भी क्लू मिला हुआ है माउथ ऑफ इंडिया से। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लेजार्ड है, उड़न गिलहरी है, यहाँ पे स्नेक हैं 6-7 बहुत सुंदर सुंदर। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जिस जगह आप हैं यहाँ पे भालू की मूवमेंट भी होती है, यहाँ पे लेपर्ड की मूवमेंट भी होती है, यहाँ पे बार्किंग डियर की मूवमेंट भी है, गुरड़ की मूवमेंट भी है। तो बहुत सुंदर और बायोडाइवर्सिटी, रिच बायोडाइवर्सिटी अगर हम जिसको कहें वो यहाँ पे है। बिल्कुल ये सही कहा आपने। लेकिन जो आज का जो पर्यटन है वो बहुत तरह अलग अलग तरह के उसकी मनोस्थिति रहती है। वो बाघ देखना चाहता है, शेर को देखना चाहता है। तो जो आप जिस तरह की पर्यटन की बात आप कर रहे हैं कि या वो तितली का पर्यटन, तितली को देखना है, पक्षी को देखना है, पेड़ और पौधों को देखना है और उसको सुरक्षित करना है, तो ये इस तरह के पर्यटन को आप कैसे देखते हैं? क्या वो स्थायी है या अस्थायी है? देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में अगर हम राजा जी की बात करें, जिम कॉर्बेट की बात करें तो वहाँ लोग टाइगर देखने आते हैं, लोगों के दिमाग में ये है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ वहाँ पे भी 50% जो टूरिज़्म है वो पक्षी देखने के लिए आता है। आज भारत और आज उत्तराखंड वो चीज़ को अनुभव कर रहा है जो विश्व में हो चुका है। पक्षी पर्यटन और जो हम तितली पर्यटन की बात करें ये बिल्कुल एडवांस और नया नया तरीके का पर्यटन है, क्योंकि इस पर्यटन से पर्यटक बिल्कुल इसमें रुझान दे रहे हैं। क्योंकि टाइगर और अगर हम बात करें बाघ देखने की, हाथी देखने की, तो इसका 100% नहीं कि ये आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप हमारे साथ बर्ड वॉचिंग में चलेंगे, अगर आप बटरफ्लाई वॉचिंग में चलेंगे, नेचर वॉक में चलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, इसकी गारंटी है। तो इस पर्यटन में ये बिल्कुल नया है सरकार के लिए भी और भारत के लिए भी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँ ये प्राचीन है, इसको हम ये नहीं कह सकते ये हमने आज शुरू किया है। ये आज हमारे लिए अनुभव के लिए नई चीज़ है, लेकिन ये प्राचीन है। जितने भी पक्षी हैं, जितने भी चिड़ियाँ हैं, उनमें जो नाम रखे गए हैं, जिनकी रिसर्च की गई है, जब ही हमारा देश में जब अंग्रेज़ी शासन था तो उन्हीं टाइम में जो वैज्ञानिक हुए, जो बर्ड वॉचर हुए, उन्होंने इनके नाम, इनकी संख्या, इनके आइडेंटिफाई ऑटोमेटिकली कर रखे हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें बहुत अच्छा काम हो चुका है। आज पर्यटक जो है इको टूरिज्म जो हम कहते हैं और नेचर बेस्ड टूरिज्म की जो हम बात करते हैं, ये सस्टेनेबल है, इसमें पैसा ज़्यादा है, रोज़गार की संभावनाएं ज़्यादा है और ये एक ऐसा पर्यटक है जिसमें पर्यटन है जिसमें संख्या जो है सीमित है। अगर हम देवलसारी की बात करें तो हम इसमें नंबर ऑफ़ विजिटर की संख्या को सीमित रखते हैं, ताकि ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो नेचर है, ये जो बर्ड्स हैं, ये जो बटरफ्लाई है, इनकी जो संरक्षण है इसका भी हम इसमें ख्याल रखते हैं, ताकि ज़्यादा विजिटर आने से इनकी भी जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब ना हो। अरुण जी ये बताएं कि यहाँ पर जो भी पर्यटक आता है वो यहाँ से कुछ प्रभावित होकर के जा रहा है कि क्या वो यहाँ से सीख के जा रहा है या यहाँ को कुछ नेचर को दे के जा रहा है या नेचर को नुकसान पहुँचा के जा रहा है? आमतौर पर पर्यटक नेचर के बीच में नुकसान पहुँचाता है, जो शिकायतें आती है। दूसरा ये है कि आपने कहा कि कम्युनिटी के लिए आप कर रहे हैं, तो कितने लोगों को स्वरोजगार या रोज़गार मिला है, ये आप जानना चाहेंगे आपसे। आपने बहुत अच्छा कहा कि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास ऐसा पर्यटक आता है जो कहता है जी हमें देवलसारी में घूमना है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि पक्षी अवलोकन भी होता है, तितली अवलोकन भी होता है।
पर जब वो हमारे कैंपस में आता है तो हम उन्हें बताते हैं भाई ये अवलोकन है, ये है तितलियाँ इतनी प्रजाति की है, ये कलरफुल है। जो हमारे ब्रोशर है जो हमने आपको बताया, वो ब्रोशरों का भी उनको हम दिखाते हैं। तो उनको मालूम ही नहीं होता कि इस तरीके भी लोग पर्यटक मतलब देखने की चीज़ें होती हैं, तितलियाँ चिड़ियाँ, तो सीख के जाते हैं। फिर हम उनको बताते हैं कि भाई इसका हैबिटाइट अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ये तितली ख़त्म हो जाएगी, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसे कहते हैं नेचर एजुकेशन टूरिज़्म। तो हमारा नेचर एजुकेशन टूरिज़्म भी है। और आपने एक और बात की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम संरक्षण करना है तो हमें लोगों को रोज़गार देना होगा। तो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज़्म का मतलब ये है कि जो हमारा सेंटर है देवदार इको टूरिज्म रिसर्च सेंटर, जो होम स्टे है सोसाइटीज़, उसमें लोकल लोग वहाँ पे आते हैं, वो स्वयं खाना बनाते हैं, वो स्वयं मालिक है। हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सर्वेंट नहीं है। अगर पर्यटक पैसा दे रहा है और हम उनको सुविधाएं दे रहे हैं तो दोनों मालिक है। आप हमें पैसा दे रहे हैं, हम आपको उसके बदले सेवाएं दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार से ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे निवेदन है कि हमारा एक रूल रेगुलेशन है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। आप जंगल में जाएंगे किस तरीके से बात करें, आप कितना आवाज़ करेंगे, शोर नहीं करेंगे, वो सब है। और नंबर ऑफ़ विजिटर है, हमने तय रखा है कि भाई अगर हम इससे ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे। अगर हम एक बार नाइट वॉक करते हैं और 30 लोगों का ग्रुप है तो हम 10-10 का ग्रुप जाएगा और अलग अलग जगह पे जाएगा, ताकि एक ही जंगल में दबाव ना पड़े। साथ में रोज़गार की जो आपने बात की, हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिनके यहाँ से हम किसी से सब्ज़ी लाते हैं, किसी से दाल लाते हैं। कुछ महिलाएं हैं जिनको हम अब जोड़ना चाह रहे हैं तितली पार्क से, कि जहाँ पे लोग पर्यटक आएंगे उनको घुमाएंगे, सिखाएंगे, खाना खिलाएंगे। साथ में जो लोग हैं, जो घोड़े वाले हैं, खच्चर वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, जो भी पर्यटक हमारे यहाँ आता है, हम उनको अपने संसाधन देते हैं, चाहे गाड़ी हो, चाहे लोकल व्यक्ति के द्वारा अनाज यहाँ पे उगाया हुआ अनाज हो, चाहे लोकल व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ खाना हो, चाहे हमारा लोकल जो युवा है, जो नेचर गाइड है, जो ट्रैक पे ले जा रहा है वो हो। तो एक जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू जो है घूम फिर कर, चाहे दूध हो, पनीर हो, साग हो, सब्जी हो, कुछ भी हमारा बाहर से नहीं आता, सब हमारा गांव से आता है, लोकल मार्केट से आता है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम लगाएं तो 100 के लगभग हम संख्या बताएंगे जिनको इससे लाभ हम देते हैं। अरुण जी, आप यहाँ पे जैव विविधता को बचाते हैं, आप यहाँ पे पक्षी प्रेमी भी हैं, आप पर्यावरण प्रेमी भी हैं, आप यहाँ लोगों को स्वरोजगार भी दे रहे हैं और पूरे नेचर को सुरक्षित करने के लिए आप कम्युनिटी के साथ काम भी करते हैं, उन्हें स्वरोजगार भी देते हैं। ये एक बड़ा विशाल काम आपने यहाँ पे शुरू किया है। इसके बाद आपकी भविष्य की क्या योजना है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया और बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है। तो आगे की हमारी समिति की जो योजना है वो ये है कि हमारा मुख्य फोकस है महिलाओं को इससे जोड़ना। साथ में हम यहाँ पे तितली पार्क का जो स्वरूप है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। अगर ये स्वरूप बन गया तो हम डे के जो विजिट है वो मसूरी, देहरादून से हम कराएंगे और डे का पैकेज हम रखेंगे, जिसमें हम पर्यटक को बुलाएंगे, महिलाएं उनका खाना पीना और उनको घुमाएगी। साथ में हम कुछ महिलाओं को भी नेचुरलिस्ट बनाना चाह रहे हैं, ताकि महिलाओं का योगदान उत्तराखंड में रहा, भारत में रहा, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे संरक्षण पर्यावरण दृष्टि से गौरा देवी हो, चाहे तिल्लू रोंतेली हो। तो वीरांगनाएँ और मेहनतकश हमारी पहाड़ की महिलाएं हैं, हमारे जौनपुर की महिलाएं हैं, और उनको हम चाहते हैं कि अब जो आगे की जो कमान है इको टूरिज्म की और स्वरोजगार संरक्षण की, वो कमान हम महिलाओं को दें। बहुत सारे युवा उत्तराखंड में इको टूरिज्म को लेकर के और स्वरोजगार को लेकर के कुछ काम करना चाहते हैं। ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उत्तराखंड को और युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि हमारे पहाड़, हमारे उत्तराखंड में चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे खान पान हो, चाहे प्रकृति हो, सब में विभिन्न जैव विविधता है, विभिन्न विविधताएँ हैं। तो उन विविधताओं को हमें जोड़ के रखकर, जिस प्रकार से हम देवल सारी में अलग अलग विविधताओं को एक सूत्र में हमने पिरोया है, ऐसे सूत्र में आप भी पिरो सकते हैं। और इको पर्यटन जो हम बात करें, इको टूरिज्म तभी सफल है जब आप उसमें जुड़ेंगे और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है, चाहे वो प्रकृतिविद का हो, चाहे वो पक्षी अवलोकन का हो, आपको उससे जुड़ना चाहिए। और इस प्रकार के पर्यटन के लिए आपको अपने गांव में रुकना होगा। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, अगर आप रुकेंगे तो आपको स्वतः ही रोज़गार मिलेगा। साथ में आप बड़ा कार्य ये करेंगे कि आप उत्तराखंड बचाने में और हिमालय बचाने में अपनी अहम भूमिका दे सकते हैं। और ये जो रोज़गार है, इसमें जो इको टूरिज्म है, इसमें अपार संभावनाएं हैं। ऐसी इसको दुर्लभ पर्यटन भी कह सकते हैं। तो ऐसे पर्यटन के लिए विदेशों से, देश विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं और आप उत्तराखंड को, अपने आप को, अपने गांव गुठियार को आप एक नई पहचान दे सकते हैं। अरुण गौर प्रकृति आधारित पर्यटन के जरिए अपने और अपने गांव के लोगों के लिए आजीविका हासिल कर रहे हैं। साथ ही ये ग्रामीण अपने क्षेत्र की वन संपदा के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पर्यटक यहाँ
हिमालयी पक्षियों की चहचहाहट सुनने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पक्षियों और तितलियों का त्योहार मनाया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है। इसीलिए वे भी इन पक्षियों, जंगलों और हिमालय को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच पर्यावरण संरक्षण की ये पहल बेहद जरूरी है, ताकि हम आने वाले कल के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य के लिए अपने वन, अपनी प्राकृतिक संपदा का संरक्षण कर सके। अरुण अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर इसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। शाबाश उत्तराखंड में हम आपको मिलवाते रहेंगे ऐसी ही शख्सियतों से जो अपने हौसले और हुनर से कुछ नयाब कर रहे हैं।